हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लार्ज सैंपल टेस्ट की थर्ड मेथड सिखाऊंगी जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने जो सेकेंड मेथड की थी ना वो भी प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस वाली थी और ये भी प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस वाली ही मेथड है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही सैंपल दिया हुआ रहता था और यहाँ पर इस मेथड में आपको दो दो सैंपल दिए हुए रहेंगे। दो सैंपल के हम प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस निकालेंगे, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इसके भी स्टेप्स लिखवा देती हूँ कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप हमारा नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना ही है, जिसे हम एच नॉट बोलते हैं। और एच नॉट ये वाली मेथड के लिए कॉमन एच नॉट है, जिसे हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में से समझ आए तो आप वो लिख देना, नहीं तो डायरेक्टली आप P1 इज इक्वल टू P2 लिखोगे तो भी सही है। और एल्स यू कैन ऑल्सो राइट द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ये तो एक कॉमन हाइपोथेसिस है, आप कोई भी मेथड में लिख सकते हो द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ये P1 इज इक्वल टू P2 सिर्फ इसी मेथड के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, इसके बाद में हम जितने भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में अवेलेबल होगी वो सारी यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली मेथड जो है वो दो दो सैम्पल्स वाली होती है ना। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दो दो दी होगी, यानी कि यहाँ पे आपको N1 N2 दिया होगा, यानी कि दो सैम्पल्स दिए हुए रहेंगे। पहले तो N1 N2 लिखेंगे उसे हम, उसके बाद में आपको X1 और X2 दिया हुआ रहेगा, यानी कि वो जो सैम्पल यूनिट्स रहेंगे ना, जैसे सपोज़ करो कि पहला सैम्पल जो है वो 500 यूनिट्स का है और 500 में से हमें 200 टाइम्स सक्सेस मिला है, तो वो सक्सेस वाला जो है ना वो X1 हो जाएगा। ओके, N1 के लिए X1 सक्सेस रहेगा और N2 के लिए X2 सक्सेस रहेगा। उसके बाद में P1 और P2 की वैल्यू भी इक्वेशन में हो सकती है। अगर आपके पास ये सिर्फ चार वैल्यूज़ है ना, N1 X1 और N2 X2, ये चार वैल्यूज़ होती है ना, तो भी आपको समझ जाना है कि ये थर्ड मेथड ही अप्लाई होगी। P1 और P2 की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में दी ही हो, ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। इन केस अगर क्वेश्चन में P1 P2 नहीं दिया हो तो इसकी फॉर्मूला आपको कैसे फाइंड करना है, P1 की फॉर्म और 2 हो तो X2 डिवाइड बाई N2 कर देना। ओके, तो ये P1 P2 आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। अगर सिर्फ चार वैल्यूज़ हो क्वेश्चन में N1 X1 N2 X2, तो आपको ये थर्ड मेथड ही अप्लाई करनी है कंपलसरी। ओके, अब इसके बाद में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस किसका फाइंड करेंगे, आपको मेथड के नाम से ही पता चल जाएगा कि डिफरेंस आपको किसका फाइंड करना है। यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन वाली मेथड है ना, तो हम दोनों प्रपोर्शन का ही डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि दोनों P का ही डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो P1 माइनस P2, और इनकी वैल्यू जो भी आएगी ना, नेगेटिव में नहीं रखना, आपको इसे पॉजिटिव में ही रखना है, इसलिए मैंने इसे मॉड्यूलस में रखा है। ओके, डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। इसकी फॉर्मूला है अंडर रूट P1 Q1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई N2। तो ये स्टैंडर्ड एरर की फर्स्ट फार्मूला है। एक और फार्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन में P1 और P2 तो हमने अभी देखा कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी होगा तो हम खुद फाइंड कर सकते हैं P1 और P2 की वैल्यू, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक कॉमन P की वैल्यू दी हुई रहती है, एक कॉमन प्रपोर्शन या फिर कॉमन परसेंटेज दिया हुआ रहता है जो दोनों सैंपल के बीच में सेम होता है। तो उस केस में आपको ये ऊपर जो न्यूमरेटर में है ना P1 और Q1, फिर P2 और Q2, इनकी जगह पे आपको सीधा PQ ले लेना है। उसे हम P कैप और Q कैप बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों सैंपल के बीच में एक ही P है और एक ही Q की वैल्यू है, तो P1 P2 अलग से नहीं लिखेंगे, सिर्फ P कैप और Q कैप लिख देंगे। दोनों के न्यूमरेटर में देखो P कैप Q कैप और यहाँ पर भी P कैप और Q कैप है। ओके, अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रहा है ना तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम अभी सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दोनों फार्मूला के सम सॉल्व करवाऊंगी। और हमें ये भी पता है कि Q की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो P प्लस Q हमेशा 1 होगा। सो अगर हमारे पास P की वैल्यू है तो हम Q की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस P करेंगे तो Q आ जाएगा। ओके, इतना फाइंड करने के बाद में हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। Z की फॉर्मूला होगी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर हम लास्ट स्टेप्स में फाइंड कर चुके होंगे, तो उन दोनों को सिंपली डिवाइड कर देना और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि हमारा जो ऊपर हमने H नॉट लिया था P1 इज इक्वल टू P2, तो वह एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, तो उसके लिए Z की वैल्यू को आपको 1.96 के साथ में कंपेयर करना है।
यानी कि z की वैल्यू जो है वो 1.96 से छोटी होनी चाहिए, या फिर 1.96 होगी तो भी चलेगा, लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और आप 1.96 की जगह पे 2.58 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो। और ये दोनों में से 1.96 कब करना है या फिर 2.58 कब लेना है आपको, तो क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होता है, यानी कि 5% या 1%। तो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो तो आपको 1.96 के साथ में करना है, और अगर 1% हो तो आपको 2.58 के साथ में करना है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया हो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है, तो आप सीधा 5% अज्यूम करना। तो 5% के हिसाब से आपको 1.96 के साथ में कंपेयर करना रहेगा। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इन दोनों में से कोई भी एक, तो आपका H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तो H0 रिजेक्ट हो जाता है। ओके, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशन में आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये थर्ड मेथड, डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन वाली मेथड ही अप्लाई करनी है आपको। कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया n2 की वैल्यू दी हुई रहेगी, उसके बाद दो x1 और x2 की वैल्यू दी हुई रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस की वैल्यू दी हुई रहेगी। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में दो p की वैल्यू भी दी हुई रह सकती है, यानी कि p1 और p2। ये p1 p2 वैल्यू दी हुई भी रह सकती है और नहीं भी दी हो सकती है। नहीं दी हो तो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला लिखवाई, आप फाइंड कर सकते हो। ओके, और चौथा आपको एक पॉपुलेशन प्रपोर्शन दिया हो सकता है, यानी कि आपको पी कैप की वैल्यू दी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पी कैप की वैल्यू दी हो या नहीं दी हो, आप ऐसा सोचोगे कि अगर पी कैप की वैल्यू दी हुई है तो हमें P1 P2 अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। P1 और P2 तो भले क्वेश्चन में नहीं भी दिया होना तो आपको फाइंड करना कंपलसरी है, क्योंकि डिफरेंस की फॉर्मूला में हम P1 और P2 दोनों चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइंड करना ही पड़ेगा ये दोनों वैल्यूज़। और स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला में अगर पी कैप की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती ना, तो आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर देना, वो P1 और Q1 वाली। ओके, अगर पी कैप की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो, कोई एक प्रपोर्शन या एक परसेंटेज कॉमन क्वेश्चन में दिया हो ऑलरेडी, तो आपको कंपलसरी सेकंड मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। हम दोनों ही फार्मूला वाले सम हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कौन सी फार्मूला अप्लाई करनी है। ओके, सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम ऑन अ पर्टिकुलर मशीन, a random sample of 500 units was drawn. There are 16 units which were found defective. Hence, the machine was repaired. After repairing, another sample of 100 units from the production was drawn and it was found that 3 units. देखो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 वैल्यूज़ दी हुई है, सैम्पल लिया है हमने, यानी कि ये N1 हो जाएगा हमारा पहला सैम्पल, और उसके X भी दिया हुआ है। सेकेंड लाइन रीड करो, देयर आर 16 यूनिट्स विच वर फाउंड डिफेक्टिव, यानी कि जो डिफेक्टिव यूनिट है ना उसे हम सक्सेस मान के चल रहे हैं, तो ये हमारा 500 के लिए ये पहला x1 हो जाएगा। ओके, सो n1 और x1 की हम वैल्यूज़ लिख देंगे। उसके बाद में हमने एक दूसरा सैम्पल भी लिया है रिपेयर होने के बाद में, अनदर सैम्पल ऑफ 100 यूनिट्स वॉज ड्रॉन, सो ये n2 हो जाएगा। ओके, और उसमें से 3 यूनिट डिफेक्टिव निकले हैं, तो यानी कि ये x2 की वैल्यू हो जाएगी। सो n2 और x2 भी हम लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई है, और P1 P2 तो मैंने आपको बताया था हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथा, हमें कोई पी कैप की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, हमारे लिए ये 4 वैल्यूज़ बहुत है ये पता लगाने के लिए कि ये थर्ड मेथड ही अप्लाई होगी। ओके, अगर पी कैप की वैल्यू दी हुई हो तो भी आपको यही मेथड अप्लाई करनी है, और अगर ये 4 वैल्यूज़ हो सिर्फ, तभी भी आपको ये थर्ड मेथड, डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन वाली मेथड ही अप्लाई करनी है। ओके, सो P1 और P2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। P1 की फॉर्मूला क्या थी, x1 डिवाइड बाई n1, सो 16 डिवाइड बाई हम 500 करेंगे तो आ जाएगा 0.032। ऐसे ही P2 की भी कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा 0.03। अब P1 और P2 आ गया है तो हम Q1 और Q2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। 1 माइनस P1 करेंगे तो हमारे पास Q1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सो 1 माइनस 0.032 करेंगे तो आ जाएगा Q1 की वैल्यू 0.968। उसके बाद में हम 1 माइनस P2 करेंगे, यानी कि 1 माइनस 0.03 करेंगे तो
Q2 आ जाएगा 0.97। ओके, आपके पास आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि अब ये सेकेंड मेथड ही अप्लाई होगी, तो अब हम इसका नल हाइपोथेसिस भी डिफाइन कर देते हैं, वो हमारा बाकी अभी भी डिफाइन करना। द मशीन, ये नल हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन में से ही मिली, रीड करो दैट कैन वी से दैट देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इन द मशीन आफ्टर रिपेयर। यहाँ पर ये पूछा ना कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, यानी कि जो पहला सैंपल था और जो रिपेयर होने के बाद का जो सैंपल था उन दोनों के डेटा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि इम्प्रूवमेंट के बाद रिपेयरिंग के बाद भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो हमें यही लिखना है, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द मशीन। अगर आपको ये लाइन नहीं भी समझ आई ना तो आप सीधा लिख देना द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, वो भी राइट है। ओके, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, तो हम आगे के स्टेप्स लिख सकते हैं। तो अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे P1 माइनस P2 एंड 0.032 माइनस 0.03, तो आंसर आ जाएगा 0.002। ओके, फिर स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। अब स्टैंडर्ड एरर में यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूला थी, तो दोनों में से पी कैप तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई है ही नहीं दिमाग में। सो √P1 Q1 डिवाइड बाई N1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई N2। हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, सिंपली उनको पुट करके हमारा आंसर फाइंड कर लेते हैं। सो √ मल्टीप्लाई 0.7 डिवाइड बाई 100, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √ में 0.00035292, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 0.0188, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, अब लास्ट में तो हमें सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। सो 0.002 डिवाइड बाई 0.0188, आंसर आ जाएगा 0.106। अब यहाँ पर हमें z की वैल्यू को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें लास्ट में कुछ कंक्लूजन भी तो देना है। तो z की वैल्यू को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 1.96 या फिर 2.58। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ दिया ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं दिया हुआ हो तो सीधा 5% अज्यूम करेंगे हम, है ना। तो 5% के हिसाब से हमें 1.96 के साथ में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारी z की वैल्यू जो है वो 1.96 से छोटी है, इसलिए हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसलिए H0 एक्सेप्ट हो गया। यानी कि H0 में हमने क्या लिखा था, दैट देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द मशीन। ये वाली लाइन जो है ना ये राइट प्रूव हो गई। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम एक और टाइप का सम करेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग होगा, वहाँ पर हम स्टैंडर्ड एरर की वो सेकेंड वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। फ्रॉम सैम्पल्स ऑफ 500 and 1000 peoples from 2 different states in India were drawn. Out of them, 30 and 55% were found under the effect of disease AIDS. Can we infer from this information that the proportion of AIDS in India is 4%? ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो पहले हम जितने भी वैल्यूज़ अवेलेबल है वो सारे लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर थर्ड मेथड क्यों अप्लाई हुई। सो पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दो सैम्पल्स दिए हुए हैं, 500 और 1000, तो ये N1 और N2 की वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमें लिखा है आउट ऑफ देम 30 and 55% वर फाउंड अंडर द इफेक्ट ऑफ डिजीज एड्स। 30 और 55% को एड हुआ है, तो ये क्या हो गया, हम एड्स हुआ है ना, जिसको डिसीज़ हुई है हम उसको सक्सेस मान के चल रहे हैं, यानी कि ये x1 और x2 की वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन में। सो x1 30 हो जाएगा और x2 55 हो जाएगा। N1 x1 और N2 x2 आ गया है, इससे हम P1 P2 की वैल्यूज़ तो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले वो भी कर लेते हैं। P1 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 500 0.06, और P2 की वैल्यू 55 डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा 0.055। फिर Q1 और Q2 की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस P करेंगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है दैट द प्रपोर्शन ऑफ एड्स इन इंडिया इज़ 4%, यानी कि ये प्रपोर्शन दिया हुआ है 4%, एक कॉमन प्रपोर्शन दिया है दोनों सैम्पल। हमारा पी कैप की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0.04, इसे हम पॉइंट में लिखेंगे, 4% को डिवाइड बाई 100 कर देना तो आ जाएगा 0.04।
तो यहाँ पर हमें पी कैप भी दिया हुआ है, इसलिए हमें कंपलसरी वो स्टैंडर्ड एरर के लिए तो सेकेंड वाली मेथड ही अप्लाई करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पी कैप दिया हुआ है तो हम P1 P2 की वैल्यू अलग से फाइंड नहीं करेंगे, वो तो हमें करनी है, क्योंकि डिफरेंस की फार्मूला में हमें P1 और P2 दोनों का यूज़ करना है। सिर्फ स्टैंडर्ड एरर की फार्मूला के लिए वो सेकेंड वाली फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने ये पी कैप की वैल्यू भी लिखी है अलग से। ओके, तो पी कैप 0.04 है, तो क्यू कैप क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस पी कैप करोगे तो वो क्यू कैप आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.04 करना तो 0.96 आ जाएगा। ओके, अभी हमारा H0 डिफाइन करना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया है कि थर्ड मेथड ही क्यों अप्लाई हुई। तो H0 डिफाइन कर देते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ एड्स इन इंडिया इज़ 4%। अब ये लाइन आपको क्वेश्चन में से ही मिली है, लास्ट लाइन रीड करो, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन दैट द प्रपोर्शन ऑफ एड्स इन इंडिया इज़ 4%। तो हम यही मान के चलेंगे दैट द प्रपोर्शन ऑफ एड्स इन इंडिया इज़ 4%, यही हमारा अजम्पशन होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में से ना भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या लिखोगे, द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो अब हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस किसका, P1 माइनस P2 का। सो 0.06 माइनस 0.055, तो आंसर आ जाएगा 0.005। बाद में हम स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे सेकंड वाली मेथड अप्लाई होगी, है ना। सो अंडर रूट पी कैप क्यू कैप डिवाइड बाई N1 प्लस पी कैप क्यू कैप डिवाइड बाई N2। तो यहाँ पर आप पी कैप क्यू कैप को बाहर कॉमन निकाल के लिखोगे ना तो भी चलेगा, ओके, और ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम आंसर लिखते हैं, अंडर रूट 0.04 मल्टीप्लाई 0.96 डिवाइड बाई 500 प्लस वापस से न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, 0.04 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 0.96 डिवाइड बाई 1000। सो इसका सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 0.000152, इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 0.011। अब हमें डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर को डिवाइड करना है, उससे हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.005 डिवाइड बाई 0.011, आंसर आएगा 0.45। ओके, अब लास्ट में आपको z की वैल्यू को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको 5% ले लेना है सीधा। ओके, तो 5% के हिसाब से हम 1.96 के साथ में कंपेयर करेंगे। सो येस, z की वैल्यू इज़ लेसर देन 1.96, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि द प्रपोर्शन ऑफ एड्स इन इंडिया इज़ 4%, ये वाली लाइन राइट प्रूव हो गई। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सम समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब इसके बाद एक सम मैं आपको दे रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसे आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड कितनी समझ आई। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें N1 X1 N2 X2 की वैल्यू दी हुई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमने जैसा फर्स्ट सम सॉल्व किया था सेम उसी तरह से हमें ये सम भी सॉल्व, तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते हैं।